मेरठ के एरिया में रहने वाला मुईम नाम का व्यक्ति जो अपनी पत्नी और अपने 3 बेटियों के साथ रहता था। जब 8 जनवरी 2025 की ये सच्ची घटना है। 8 जनवरी को मुईम अपने प्लॉट पर काम कराना शुरू करता है। वो इसी खुशी में आसपास के लोगों को मिठाइयां बांटता है, साथ ही अपने सगे रिश्तेदारों को दावत पर बुलाता है। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, रात का समय हो जाता है। लेकिन जब दूसरी सुबह होती है 9 तारीख, तो पता चलता है कि मुईम का जो घर का दरवाजा है वो बाहर से लॉक है। अब जो मुईम के प्लॉट में काम शुरू हुआ था, वहां पर काम करने वाले लोग आते हैं। साथ ही आसपास के लोग भी देखते हैं कि कल तो इसके घर पार्टी थी, सब कुछ ठीक था। अचानक ये लोग कहाँ चले गए बिना किसी को बताए, और घर पर दरवाजा बंद है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे मजदूर आ चुके थे काम करने के लिए, साथ ही अपना हिसाब किताब करने के लिए, लेकिन मुइन का कोई पता नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, साथ ही उसकी पत्नी का भी। सब लोग परेशान हो जाते हैं, और जब उसी एरिया में रहने वाले मुइन के रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए, वो लोग भी आते हैं। वो भी दरवाजा खुल आसपास पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस फैमिली का कहीं कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इस तरीके से जो मुइन के परिवार वाले थे, वो बाहर से ताला जो लगा हुआ था उसको तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ गलत होने की आशंका लग रही थी। क्योंकि रात में तो सब कुछ ठीक ठाक था, मोइन घर के अंदर सोया था। कुछ परिवार वालों का कहना था कि रात में तो हमारी बात ही हुई है, ऐसा कुछ था ही नहीं कि कहीं बाहर जाना हो। और इस तरीके से जब ताला तोड़कर अंदर जाते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल मोइन का जो शरीर था वो वहीं पर बेड पे बंधा हुआ था, साथ ही उसका जो गर्दन थी वो धड़ से अलग अलग हो चुकी थी, और साथ ही पूरा बिस्तर, पूरा बेड खून से लथपथ था। थोड़ी ही दूर पर उसकी पत्नी का जो शव था वो पड़ा हुआ था, जिसके आसपास काफी खून था। अब बच्चों का पता नहीं था कि 3 बच्चे कहाँ हैं, लेकिन जो खून की लकीरें थी वो बेड के अंदर जाती हुई दिखती हैं। और बेड जो दीवान बेड होते हैं उसकी प्लाई को उठाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी जो 3 लड़कियां थी, तीनों के शव खून से लथपथ उसी बेड के अंदर पड़े हुए थे। सबकी चीखें निकल जाती, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस परिवार की हत्या किसने कर दी। पूरा का परिवार खत्म हो चुका था। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस बात से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि एक घर में 5 हत्याएं हुई थी, वो भी पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। और इस तरीके से पुलिस आती है, खोजबीन शुरू करती है। आसपास के लोगों से जब पूछा जाता है तो सब यही कहते हैं कि कल मोइन बहुत खुश था, उसके घर में पार्टी थी, क्योंकि उसने प्लॉट खरीदा था और घर का काम शुरू किया था। पुलिस बोलती कौन कौन आया था, जितने भी रिश्तेदार थे सबको कांटेक्ट किया जाता है, सबसे पूछताछ की जाती है। कुछ लोगों पर शक भी होता है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो मोइन का सौतेला भाई था नदीम, वो मौके से फरार था। साथ ही उसका भतीजा जिसका नाम सलमान था, वो दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे। अब पुलिस का शक बढ़ता है कि अगर सभी लोग, सारा परिवार साथ है, यहाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने ये हत्या को अंजाम दिया है, और ये 2 व्यक्ति नहीं है, फिर आसपास के लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जाता है। तो उसमें जो उसका सौतेला भाई था, और वो अपने छोटे बेटे सलमान के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। और पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि हो न हो इस हत्या के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। और जब नदीम के बारे में खोजबीन पुलिस शुरू करती है तो पता लगता है कि उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, लेकिन अभी तक किसी भी केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्योंकि जो नदीम था बहुत ही शातिर दिमाग का था। वो जो भी केस करता था, जो भी वारदात को अंजाम कर देता था, उसके बाद वो अपना हुलिया चेंज कर लेता था, और जिससे पुलिस को उसको ढूंढने में बहुत मशक्कत होती थी और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती थी। अब इस केस में भी नदीम ने यही सब लोगों का कहना था कि वो यही कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक से जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जब नदीम वहां से निकला था तो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, लेकिन जब नदीम की खोजबीन चल रही थी तो कुछ मुखबिर सूचना देते हैं कि उसने अपनी दाढ़ी बनवा ली है,
और वो कुर्ता पजामा छोड़कर शर्ट पैंट पहन रहा है, उसने पूरी तरीके से अपना हुलिया बदल लिया है। पुलिस सर्च अभियान शुरू करती है, साथ ही 50,000 रुपए का इनाम भी रखा जाता है। और पुलिस की 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार नदीम मिल जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी नदीम उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, क्योंकि वो पेशे से कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करता था, क्रिमिनल टाइप के। उसके पास पिस्टल थी, वो पुलिस पर वार करता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी वार करती है, फायरिंग करती है, और जिसकी गोली नदीम के सीने पर लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही जो सलमान उसका बेटा होता है, उसके पैर में भी गोली लगती है, लेकिन फिर भी वो मौका पाकर वहां से भाग जाता है। अब सलमान की खोजबीन शुरू होती है और दूसरे दिन मुखबिरों से पता चलता है कि वहीं आसपास के इलाके के एक खेत में एक व्यक्ति छुपा हुआ है, सलमान नाम का, और पुलिस उसको वहां से दबोच लेती है। उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और अब उससे पूछताछ शुरू होती है कि तुमने आखिर अपने चाचा के परिवार की हत्या क्यों की, तुमने और तुम्हारे पिता ने। तो सलमान बताता है कि दरअसल जो मेरे चाचा हैं, वो हम लोगों का टाइल्स लगाने का काम था। जो मेरे चाचा थे, उनका काम कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा था। लॉकडाउन के बाद से उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी, और इस तरीके से वो पहले बाहर काम करते थे, फिर वो लॉकडाउन में वापस मेरठ आ जाते हैं। और जो मेरे पापा हैं, उनसे पैसे मांगते हैं 5 लाख रुपए कि मुझे अपना कारोबार वापस शुरू करना है। इस तरीके से मेरे जो पापा है, पापा थे, वो 5 लाख रुपए दे देते हैं। अब मेरे चाचा का जो मोइन का कारोबार था, वो अच्छा चल पड़ता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे खासे पैसे वो कमा रहे थे। लेकिन जब अब मेरे पापा पैसे मांग रहे थे, तो जो मेरे चाचा था मोइन, वो आनाकानी कर रहे थे, कोई ना कोई बहाना कर रहे थे। काफी वक्त गुजर जाता है और इसी बीच जो मोइन का सगा भाई था, उस मोइन का भाई था, उसने कुछ इनसे मोइन से 10 लाख रुपए मांगे, और मोइन ने वो 10 लाख रुपए अपने सगे भाई को दे दिए। और जब ये बात मुझे और मेरे पापा को पता चली, तो हम चाचा के घर गए और उनसे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे थे, तो तुम हमारे पैसे क्यों वापस नहीं दे रहे हो, जबकि तुम अपने भाई को वो पैसे कर्ज के रूप में दे रहे हो। इस बात से पहले तो मोइन जाता है अपने भाई के पास और कहता है कि मुझे जो मैंने आपको पैसे दिए हैं वो मुझे वापस दे दो, ताकि मैं अपने चचेरे भाई को वापस दे सकूं, क्योंकि वो मुझ पर बहुत प्रेशर बना रहा है, मान नहीं रहा है। तो जो उसका सगा भाई है, वो भाई भाभी कहते हैं कि जो पैसे तुमने दिए थे उससे तो मैंने प्लॉट खरीद लिया है, तो पैसे तो हमारे पास है नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी पैसे चाहिए, तो जो प्लॉट हमने खरीदा वो तुम अपने नाम करवा लो और वो तुम रख लो। मोइन खुश हो जाता है और जो प्लॉट उसके भाई भाभी ने खरीदा था, वो उसी प्लॉट पर अपनी रजिस्ट्री करा लेता है और उसी प्लॉट पर वो घर बनाने का काम शुरू कर देता है। और इधर जो नदीम था और उसका बेटा सलमान बार बार अपने चाचा से पैसे मांग रहे थे, लेकिन एक दिन मोइन कहता है कि पैसे तो मैं नहीं दूंगा, तुम ले सकते हो तो ले लो मुझसे। और इस बात से नदीम बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। हालांकि वो थोड़ा वक्त निकल जाता है, लगभग 1.5 से 2 महीने का, लेकिन नदीम के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल ही रही थी। तभी ये जो मोइन होता है, वो अपने भाई को दावत देता है एक जलाने के हिसाब से कि देखो मैं घर बना रहा हूँ। और उस तरीके से ऐसा बताया जाता है कि जब नदीम आता है तो फिर से वो पैसे मांगता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगे, तुमने तो घर भी बनवा लिया। तो मोइन कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे हैं भी नहीं और मैं दूंगा भी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। और इस तरीके से फिर उस दिन थोड़ा विवाद होता है। खैर, परिवार में काफी सारे लोग थे, दावत का दिन था, इसलिए ज्यादा बात होती नहीं है, सब लोग खा पीकर सो जाते हैं। लेकिन नदीम और उसका बेटा सलमान की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और तभी सलमान बताता है कि मेरे पिता रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास मुझे जगाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों का काम तमाम करना है। हम उठते हैं, वहीं एक हथौड़ी रखी हुई थी जो पहले से प्लानिंग के तहत, वो हथौड़ी उठाता हूं मैं, एक मेरे पिता अपने भाई मोइन के पास जाते हैं और मैं मेरी चाची के पास, और दोनों के सिर पर जितनी जोर से, जितनी ताकत से मैं वार कर सकते थे उतनी ताकत से वार करते हैं, उनको चीखने का भी मौका नहीं मिलता है। और उस तरीके से उन दोनों वहां शांत हो जाते हैं। उसके बाद हम उनके बच्चों को देखते हैं, बच्चे सभी सो रहे थे। उनकी दो जो बड़ी लड़कियां थी, उन दोनों के सिर पर हथौड़े से वार करते हैं और साथ ही जो छोटी बच्ची 1 साल की थी, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं।
थोड़ी देर हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बेहोश हो और थोड़ी देर बाद इनको होश आ जाए और हम पकड़े जाएं। और इस डर की वजह से हमने साथ में जो टाइल्स काटने की मशीन थी वो लेकर गए हुए थे और उसी टाइल्स काटने की मशीन से उन दोनों की गर्दन काट देते हैं ताकि ये कभी उठ नहीं पाए। उसके बाद भी हम सुबह तक का, भोर तक का इंतजार करते हैं कि कहीं किसी में कुछ सांस ना बची हो। और इस तरीके से जब हमें ये आश्वासन हो जाता है कि अब इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा है, तो हम दोनों एक ताला बाहर से लगाकर और वहां से निकल जाते हैं, इसी सोच में कि ये बॉडी घर के अंदर पड़ी रहेगी, थोड़े दिन बाद सड़ गल जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और कुछ महीनों बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब मोइन का परिवार तो खत्म हो चुका था, उसका आगे पीछे कुछ नहीं था। और ये जो घर है, सॉरी, जो घर बन रहा था, जो प्लॉट है, इस पर कानूनन भी हमारा हक हो जाएगा, क्योंकि परिवार में और कुछ बचा ही नहीं था। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ पैसों के वजह से, 5 लाख के कर्ज की वजह से एक भाई ने अपने ही भाई के पूरे परिवार की हत्या कर देता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको सतर्क करना है, जागरूक करना है। रिश्तों की मर्यादाओं में बने रहिए। पैसे से ज्यादा जान इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आती भी है, पैसे किसी को आपने दिए हैं, लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप पुलिस कानून का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसे मर्डर करके अपनों की जिंदगी बर्बाद करने से तो बहुत गुना अच्छा है। खैर, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? किसने सही किया, किसने गलत किया? अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कमेंट जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।